Hello students, welcome to ECSL classes. We will start exercise 1D of real numbers of book R.S. Agarwal. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइंस. फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे डिफाइंस पूछी गई हैं. फर्स्ट पहली डिफाइन है रेशनल नंबर की. तो व्हाट इज रेशनल नंबर? तो द नंबर्स दैट वी एक्सप्रेस्ड इन P upon Q form. P upon Q form where Q does not is equal to 0. Where P upon Q form where Q does not is equal to 0 is called rational numbers. अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि P upon Q के फॉर्म में अगर कोई भी नंबर आप डिनोट कर लेते हैं तो इसे रेशनल नंबर कहेंगे. 4/3, 7/9, 4,11. अच्छा मैंने 0 भी लिखा है. क्या आप 0 को 0/1 लिख सकते हैं क्या? तो इसका मतलब ये आपका रेशनल नंबर हो जाएगा. और मैंने एक बात और बताई थी कि Q 0 नहीं हो सकता. मान लीजिए अगर आपने लिख दिया 1/0 तो इट इज़ इनफाइनाइट ना. तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर नहीं है. ओके, क्लियर हो गई होगी बात. इसके बाद नेक्स्ट है इरेशनल नंबर. तो द नंबर्स दैट आर एक्सप्रेसिबल एज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में एक्सप्रेस किया जाए, व्हेन एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म आर नोन एज इरेशनल नंबर. जैसे आप इसका एग्जांपल देखोगे 0.20, 200, 200 एंड सो ऑन, ये चलता ही जा रहा है. इसका मतलब ये क्या है? इरेशनल नंबर. अच्छा मैं आपको एक और बात बताऊंगा, जो रूट्स नंबर होते हैं ना जिनका रूट फाइंड आउट नहीं हो पाता है वो भी इरेशनल नंबर टाइप होते हैं. या जो कुछ ऐसे क्यूब रूट होंगे, जैसे मान लीजिए 7 का क्यूब रूट है तो ये फाइंड आउट नहीं हो पा रहा है, तो इसको भी आप क्या कहोगे? इरेशनल नंबर. ओके, नेक्स्ट है रियल नंबर. तो रियल नंबर आर दोज नंबर्स विच कंसिस्ट बोथ रेशनल एंड इरेशनल. जो दोनों को कंसिस्ट कर ले वही क्या है? रियल नंबर. अच्छा रियल और इमेजिनरी दो चीज़ होती हैं. तो इमेजिनरी तो आप 11th में पढ़ोगे, फिलहाल आपको रियल नंबर समझ लेना है. ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2 इज क्लासीफाई रेशनल एंड इरेशनल. तो फर्स्ट क्वेश्चन है 22/7. तो आप देखो इट इज़ द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, तो बोलोगे यस इट इज़ रेशनल. अच्छा एक बात आती है पाई क्या है. तो पाई इरेशनल है. आपको ये बात याद रखनी है कि पाई हमेशा इरेशनल है, लेकिन पाई की जो वैल्यू है 22/7 वो रेशनल है. ठीक है, अब यहाँ देखिए एक वैल्यू दी गई है 3.1416. इट इज़ रेशनल और इरेशनल. तो ये रेशनल है. क्यों? क्योंकि तो फिक्स वैल्यू आ गई है. अच्छा ये इस क्वेश्चन को आपको देखिए, मैंने 1C में आपको लास्ट क्वेश्चन कराया था, तो आप 1C में मैंने जो लास्ट क्वेश्चन कराया था उसमें इस टाइप का क्वेश्चन थे. ठीक है, ये बार के फॉर्म में दिया हुआ है. 3.14 बार जब इसको हटाते थे 99 आता था. ये फ्रैक्शनल फॉर्म में सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने चेंज किया था. इट मीन्स हम जानते हैं कि इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. तो ये P अपॉन Q फॉर्म में बनेगा. इसका मतलब ये भी रेशनल नंबर है. इसका मतलब आपको एक और चीज़ समझनी है कि अगर किसी नंबर में इस तरह से बार फॉर्म दिया हो या रिपीटेशन हो, या किसी भी नंबर का रिपीटेशन हो, तो वो भी रेशनल नंबर होगा. जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.63636363 एंड सो ऑन. तो इट मीन्स 5.63 बार, जिसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा आंसर 558/99 और इट इज़ द फॉर्म ऑफ रेशनल. नेक्स्ट 6 नंबर, 7th नंबर, 8th नंबर, तीनों सेम है और तीनों ही इरेशनल है. आप देखोगे क्योंकि इनका रिपीटेशन इक्वल नहीं. तो 1-2 है, 1-2-2, फिर 1-2-2. यहाँ पे भी कुछ ऐसा अलग क्रम है, यहाँ पे भी देखिए, है ना. अच्छा मैंने अभी जब डेफिनेशन पढ़ाई थी इरेशनल की, तो मैंने बताया था कि रूट जो नंबर जो सॉल्व नहीं होता है. अच्छा आप 21 को ब्रेकआउट करो तो 21 को आप क्या लिख सकते हो? 7 × 3. इसका मतलब ये दोनों ही नहीं बाहर आ रहे हैं. इट मीन्स ये भी इरेशनल है. और ये तो क्यूब रूट है तो ये तो वैसे भी इरेशनल है. ओके, क्लियर हो गया होगा. क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3. तो √2 और √3 के बीच में हमको एक रैशनल नंबर फाइंड करना है, तो इसके बीच में आना चाहिए वो आंसर. तो अच्छा आप बताओ √2 की वैल्यू क्या है? 1.414 और आपको √3 की वैल्यू मालूम है 1.732. ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसकी वैल्यू को एक एक डिजिट तक मान लें. तो इसको आप पढ़ोगे ना 1.4 और इसको पढ़ोगे 1.7. अच्छा आप खुद सोचो 1.4 और 1.7 के बीच में 1.5 आता है, 1.6 आता है. तो क्यों ना हम लोग 1.5 ले लें. यस, सो 3/2. 1.5 को आप 3/2 भी तो पढ़ सकते हैं. तो 3/2 इज अ रेशनल नंबर बिटवीन द √2 एंड √3. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
प्रूव दैट रूट 6 इज एन इरेशनल नंबर। तो फर्स्टली इसको रूट 6 को हम एक रेशनल लेट कर लेंगे, लेट रूट 6 अ रेशनल। और जब कोई चीज़ रेशनल हो जाती है तो उसको हम लोग a अपॉन बी यानी p अपॉन क्यू या a अपॉन बी के फॉर्म में डोनेट कर लेंगे, ठीक है, डिनोट कर लेंगे। अब यहाँ समझिएगा जो a और b हैं, तो a और b एक ऐसे ही हमने इंटीजर्स ले रखे हैं, ठीक है, a एंड b इंटीजर्स हैं जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, नो अदर कॉमन फैक्टर, ठीक, कोई भी अब जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं तो यानी 1 तो होता ही है, तो इसका मतलब 1 इनका कॉमन फैक्टर होगा। अब हम जरा इसको करेंगे, तो इसको हम लोग रूट 6 इक्वल टू a अपॉन बी वाले फॉर्म को अगर हम लोग क्या कर लें, इसका स्क्वायर कर लें बोथ साइड, तो हो जाएगा 6 इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 6b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट वन इज, अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ समझिए, अगर हम इस बात को समझें कि जो 6 है डिवाइड कर रहा है 6b स्क्वायर को, तो हम कह सकते हैं 6 डिवाइड कर रहा है 6b स्क्वायर को। ओके, मेरी बात समझिएगा ध्यान से, 6 डिवाइड कर रहा है 6b स्क्वायर को, इसका मतलब है 6 डिवाइड कर रहा होगा a स्क्वायर को भी, हम बोल सकते हैं ना, तो 6 डिवाइड्स a स्क्वायर, और अगर कोई चीज़ a स्क्वायर को डिवाइड कर रही है इट मीन्स 6 डिवाइड्स ऑल्सो a। अच्छा, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। अब एक कोई नया इंटीजर लेते हैं, मान लीजिए हमने a इक्वल टू 6c ले लिया। नाउ द न्यू इंटीजर टेक वी c, तो a इक्वल टू 6c हमने लिया और इक्वेशन 1 में पुट किया, तो 6b स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 6c का होल स्क्वायर, 6b स्क्वायर इक्वल टू 36c स्क्वायर, 6 से 36 कट करोगे b स्क्वायर इक्वल टू 6c स्क्वायर। ओके, क्लियर हो गई होगी बात। अच्छा, फिर से देखो री अगेन, आप वही चीज़ देखोगे, मैं थोड़ी सी जगह बना रहा हूँ यहाँ पे भी, जैसे मैंने लिखा था ना 6 डिवाइड्स 6b स्क्वायर, 6 है ना, इसको थोड़ा ध्यान देना। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6 डिवाइड्स, यहाँ लिख रहा हूँ 6 डिवाइड्स c स्क्वायर। ओके, सो 6 डिवाइड्स c, जिस तरह 6 डिवाइड a स्क्वायर, 6 डिवाइड्स a, 6 डिवाइड c स्क्वायर, 6 डिवाइड c, या 6 डिवाइड b स्क्वायर, 6 डिवाइड b। ओके, कंफर्म, क्लियर हो गया। आप देखो फिर से ये एक इक्वेशन बन गई। अब आप इन दोनों बातों को बहुत ध्यान समझेंगे कि 6 वैसे तो एक प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 6 के 2 फैक्टर्स हैं, बट हम कह सकते हैं कि इनका ये जो 6 है दोनों में ही आ रहा है, दोनों का ही कॉमन फैक्टर है। तो हम बोल सकते हैं कि 6 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। a और b का कॉमन फैक्टर क्या है, 6। बट हमने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में कि a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी 1 ही है, 1 के अलावा कोई नहीं है। लेकिन यहाँ क्या आ गया, 6 दोनों कॉमन फैक्टर है, तो ये बात तो उल्टी हो गई, उल्टी का मतलब अपोजिट हो गई। तो हम लिखेंगे बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a and b have no common factor other than 1। तो हम इस कॉन्ट्राडिक्शन से कंक्लूजन निकालेंगे। हमारा कंक्लूजन जो रहेगा, द कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज, देखिए लैंग्वेज है थोड़ी सी लिखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। द कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज बाई एज्यूमिंग, ये कॉन्ट्राडिक्शन आई कहाँ से, हमने कुछ एज्यूम किया था ना कि दैट रूट 6 इज रेशनल। याद करिए स्टार्टिंग में मैंने रूट 6 को रेशनल माना था। सो रूट 6 इज एन इरेशनल, यानी पूरा कॉन्सेप्ट रेशनल और इरेशनल पे बेस्ड अपोजिट कॉन्ट्राडिक्ट्स की वजह से पॉसिबल हो पाया।
होप सो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट 2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल। मतलब हमको यहाँ पे √3 पहले से ही बता दिया गया कि इरेशनल है और 2 + √3 को हमको लाना है। तो हम क्या करने वाले हैं कि अगर हम इसको एक फॉर्म में मान लें, सबसे पहले पिछले क्वेश्चन के जैसे हम इसको एक बार फिर से a/b के फॉर्म में मान लेंगे, लेट करेंगे इस बात को। ओके, यहाँ से इसकी पॉसिबिलिटी निकालेंगे कि आ जाए। तो √3 हम कह सकते हैं a/b - 2। अच्छा, a/b क्यों मानते हैं? क्योंकि हम इसको रेशनल लेके बात कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि ये रेशनल है लेकिन हमको इरेशनल लाना है और √3 हमको गिवन भी है, तो हमने a/b लेट किया है एज अ कि ये रैशनल है। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप समझो, अगर a/b रेशनल है तो a/b रेशनल में कुछ माइनस करो तो भी रेशनल ही आएगा। अच्छा, इसको और सिंपलेस्ट कर लेते हैं, √3 a - 2b/b भी रेशनल ही होगा। ओके, क्लियर हो गई बात। बट तो अब अगर हम इसको एक इक्वेशन मान लें, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दिस टर्म a - 2b/b इज रेशनल। ओके, एंड √3 इज एन इरेशनल। दो बातें अलग अलग आ गई। इस हिस्से को आपने रेशनल बना रखा है और ये तो आपका पहले से इरेशनल है, दो बातें फिट हो गए। तो फिर से आप क्या कहेंगे कि वी अराइव एट अ contradiction so √3 is an irrational. We arrive at a contradiction and this contradiction arises by the assuming 2 + √3 इज रेशनल। ये हमने स्टार्टिंग में रेशनल मान लिया था, सो हम कह सकते हैं कि 2 + √3 इज एन इरेशनल। ओके, समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से अभी समझाता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, 2 + √3 को a/b लेट कर लिया, देन उसके बाद √3 की वैल्यू को -2 को उधर भेजा, -2 सिंपलेस्ट क्या ये आ गया। अच्छा, हमने इसको a/b लेट एज अ रेशनल फॉर्म में माना था, तो ये भी तो रेशनल हुआ। अब ये रेशनल है बट √3 गिवन है कि इरेशनल है, इसका मतलब ये दो अपोजिट बातें हो गए। तो यहाँ से एक कॉन्ट्रडिक्शन निकला कि अराइव अ कॉन्ट्रडिक्शन। और ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों निकला? क्योंकि हमने 2 + √3 को स्टार्टिंग में रेशनल मान लिया था, इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 - √3 इज एन इरेशनल एंड √3 इज इरेशनल गिवन है। इस बार हमको ये प्रूव दैट करना है। तो फिर से हम जल्दी जल्दी करेंगे। 4 - √3 = a/b लेट। और a/b क्यों लेट करते हैं? क्योंकि ये रेशनल है। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं, 4 - a/b = √3। तो आप इसको अच्छे से लिख सकते हो, 4b - a/b = √3। अब यहाँ पे आप ध्यान समझिए कि 4b - a/b, ये जो टर्म लिखी है 4b - a/b, ये तो एक रेशनल है और √3 क्या है हमारा, इस एन इरेशनल है। तो फिर ये दोनों बातें एक दूसरे की कॉन्ट्रडिक्ट हुई, तो हम कह सकते हैं कि वी अराइव एट अ contradiction and this contradiction arises by the from where it come, तो by the assuming that 4 - √3 is रेशनल। स्टार्टिंग में रेशनल माना था इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल। सो 4 - √3 इज एन irrational number. Next question is 3 + 5 √2 is an irrational. ये हमको प्रूफ करके लाना है, तो इसको भी हम a/b लेट करेंगे और फटाफट √2 को हटाना है हमको। a/b -3, यहाँ से 3 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे। √2 हो जाएगा 1/5 a - 3b का एलसीएम लेंगे b, तो √2 हो जाएगा 1/5 a - 3b। अच्छा, मैंने ये स्टेप 2 बार लिख दी।
आप देखो हमने स्टार्टिंग में इसको रेशनल माना था ना, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू भी हमारी क्या हो जाएगी, रेशनल हो जाएगी ना। और हमें गिवन है कि √2 इज़ एन इरेशनल, तो ये वाला क्या हो गया, इरेशनल। इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि दे कॉन्ट्राडिक्ट या वी अराइव और कॉन्ट्राडिक्ट्स, वही है जो हम लाइन लिखते हैं हमेशा। ओके, तो हम कह सकते हैं कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज पॉसिबल व्हेन या ऐसे लिखेंगे हम, वी अराइव a contradiction since the contradiction, वही जो लाइन बार बार लिखते हैं हम, सेम वर्क है बिल्कुल, contradiction arises by assuming that 3 + 5√2 is, अब ये जो बात निकली है कि इसको हमने माना क्या था, रेशनल, और ये निकल मतलब रेशनल है और इधर वाला हिस्सा इरेशनल है, तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये क्या हो गया, इरेशनल। सो होल नंबर इज 3 + 5√2 इज इरेशनल। क्लियर इट? ओके। अच्छा, एक और चीज़ है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 8, जो आपकी बुक में जो 8 क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल सेम है। ठीक है, जो 8th नंबर आप क्वेश्चन करोगे वो भी बिल्कुल सेम टू सेम है, तो मैं थोड़ा सा उसको ही बताऊंगा। 8 नंबर में आपसे कहा गया है 2 + 3√5, तो इसको भी बिल्कुल आप सेम है, आप आराम से इसको लगा पाओगे। ओके, क्योंकि करना ही क्या है, 2 + 3√5 को a/b और सेम यही कॉन्ट्राडिक्शन वाली लाइन है, तो मुझको नहीं लगता कि ये चीज़ें बार बार बताने वाली होती हैं। ओके, कन्फर्म हो गया होगा, क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन क्या कहता है कि इस बार 3 - 4√2/7 है और इसको हमें इरेशनल प्रूफ करना है, वेयर √2 इज अ रेशनल नंबर। तो सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, हम लोग सेम वर्क करेंगे, और इस बार मैं नीचे की लाइन नहीं लिखूंगा, वो आप करोगे। ठीक है, क्योंकि सभी एक तरह के क्वेश्चन है, लेकिन ये फ्रैक्शनल बेस्ड पे था तो मैंने इसलिए नोट कर लिया इसको। मैं क्या कर रहा हूँ, 7 को पहले उधर भेज रहे हैं। 3 - 4√2 = 7a/b। नेक्स्ट 4√2 को उधर कर लें तो 3 - 7a/b = 4√2। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3b - 7a/b = 4√2, और 4 को भी नीचे ले आएंगे, 3b - 7a/4b = √2। फिर से आप देखिए, √2 इरेशनल है और ये वाला पार्ट रेशनल है, तो दोनों पार्ट एक कॉन्ट्राडिक्ट एज्यूम कर रहे हैं, तो फिर से यही लाइन लिखोगे कि वी अराइव अ कॉन्ट्राडिक्शन एट अ कॉन्ट्राडिक्शन सिंस द कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज बाय द एज्यूमिंग दैट 3 - 4√2/7 3 - 4√2/7 इज अ रेशनल, सो द गिवन नंबर इज इरेशनल। ओके, कंफर्म हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ठीक है।